हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेका क्लासेज। आज की क्लास में अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं 66% सिलेबस का अपना बायोलॉजी का एक प्री बोर्ड का पेपर है जो बिल्कुल से आरबीसी बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न रहता है 56 नंबर का, उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया है और वही क्वेश्चन लिए गए इसमें जो कि बोर्ड एग्जाम बार बार में उनको रिपीट कर रही है। पिछली क्लास में हमने 33% सिलेबस में से प्री बोर्ड का पेपर देखा था, आज अपन 66% सिलेबस में से देख रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अपन 100% का पेपर देखने वाले हैं। आज के 66% सिलेबस में हमने कौन कौन से चैप्टर यहाँ पे लिए हैं, हमने टोटल 7 चैप्टर लिए हैं और इन 7 चैप्टर का जो वेटेज रहता है, जैसे पहला चैप्टर हमने लिया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, मानव में जनन वाला, ये अभी बोर्ड के एग्जाम में अपना 4 नंबर का है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य ये 2 नंबर का है। जेनेटिक्स है अपनी टोटल 5 नंबर की। एवोल्यूशन है 3 नंबर का और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मानव स्वास्थ्य एवं रोग ये है अपना टोटल 6 नंबर का। पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म ये इकोलॉजी का चैप्टर है, ये है अपना 4 नंबर का और एक इकोलॉजी का और चैप्टर है इकोसिस्टम, ये है 5 नंबर का। टोटल मिला करके कितना हो गया ये 6, 5, 11, 3, 14, 6, 20, 4, 24 और 5, 29। टोटल 29 नंबर का ये प्री बोर्ड का पेपर अपन तैयार कर रहे हैं। अब इसमें पूरा वही पैटर्न रहने वाला है। इसमें 18 एमसीक्यू मिलने वाले हैं, 10 फिल इन द ब्लैंक्स मिलने वाले हैं, 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के और 10 शॉर्ट आंसर टाइप के और 3 लॉन्ग आंसर टाइप के और 2 ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं इनमें से। तो अपन एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से अपने स्टार्ट हो रहे हैं और ये बोर्ड एग्जाम में भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पहली बार 3 एमसीक्यू मिलने वाले हैं अपने को। 2 एमसीक्यू पहले चैप्टर से मिलने के बाद में तीसरा, चौथा, 5वां एमसीक्यू जो बोर्ड के एग्जाम के पेपर में अपने को मिलने वाला है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से मिलने वाला है। तो आइए अपन डिस्कशन करते हैं इनको आराम से। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो है शुक्राणु में एक्रोसोम किससे उत्पन्न होता है। एक्रोसोम इन स्पर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम, ये किससे उत्पन्न हो रहा है एक्रोसोम। तो अपन थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है केंद्रक में, दूसरा ऑप्शन दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा ऑप्शन दे रखा है गोल्जी काय और चौथा ऑप्शन है अपना सेंट्रोसोम। तो आप थोड़ा प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में क्या आ रहा है इन 4 ऑप्शन में से। और तब तक मैं डिस्कशन करवा दे रहा हूं कि शुक्राणु में एक्रोसोम होता क्या है, इसका क्या फंक्शन होता है। जब भी अपन शुक्राणु की संरचना देखते हैं तो उसके 4 हिस्से बनाते हैं अपन। सबसे ऊपर शीर्ष वाला भाग और उसके नीचे ग्रीवा भाग, बीच में मध्य भाग और लास्ट में पूंछ वाला भाग। अब उनमें से शीर्ष भाग के ऊपर एक टोपीनुमा स्ट्रक्चर होती है, केप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम या फिर अग्रपिंडक। वो जो अग्रपिंडक होता है ये एक एंजाइम, ये जो एक्रोसोम है इसका क्या ही फंक्शन रहता है, इससे एक एंजाइम रिलीज होता है और उस एंजाइम का नाम होता है हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज नामक एंजाइम। इस एंजाइम का स्रावण कहां से होता है, शुक्राणु के अग्रपिंडक से, एक्रोसोम वाले हिस्से से होता है। और इसका क्या काम होता है, जब भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस चलती है, जब ओवा और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो उस टाइम पे एक्रोसोम क्या करता है, इससे जो ये एंजाइम रिलीज होता है ये क्या करता है, ये अंडाणु की जो बाहर की परत होती है जोना पेल्यूसिडा, उसका अपगठन करने के लिए काम में आता है। हमसे यहां पे क्या पूछ रहा है कि ये कहां से उत्पन्न होता है। तो केंद्रक जो रहता है, केंद्रक भी कौन से भाग में है, शुक्राणु के शीर्ष भाग में है। यदि आगे शुक्राणु की बात करें और भाग पूछे तो ये शीर्ष भाग में है। और केंद्रक में तो क्या मिलने वाला है, इसमें तो आनुवांशिक पदार्थ मिलने वाला है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए वगैरह ये मिलने वाले हैं इसमें। तो ये तो आंसर अपना हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये कहां पे मिलता है, ये शुक्राणु के मध्य भाग में मिलता है, मध्य भाग में। और इसका काम क्या होता है, कार्य इसका गति करते हुए शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करना, गति करते हुए शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करना,
ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है जो मध्य भाग में होता है, जो क्वेश्चन में नहीं है, तो ये आंसर भी अपना नहीं हो सकता है। उसके बाद में दो ऑप्शन बचे अपने, या तो गोल्जी इकाई या सेंट्रोसोम। अब ये जो सेंट्रोसोम है ये सेल डिवीजन में काम में आता है, और ये एक तो मिलता है ग्रीवा भाग में और एक मिलता है मध्य भाग में, जिसका काम क्या होता है, सेल डिवीजन में होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। बचा एक ही है, गोल्जी इकाई या गोल्गी बॉडी। तो एक्रोसोम अग्रपिंडक ये शुक्राणु के शीर्ष भाग में होता है, और कहां से उत्पन्न होता है, ये गोल्जी इकाई से उत्पन्न होता है, जिसका काम क्या होता है, हाइल्यूरोनिडेज नामक एंजाइम को श्रावण करना। हाइल्यूरोनिडेज नामक एंजाइम का काम क्या होता है, तो अंडाणु की परत को भेदने का ये कार्य करता है। तो पहला क्वेश्चन अपना हो गया ये वाला। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से ही है, हार्मोन से रिलेटेड। आप क्वेश्चन को आराम से रीड करो। दूध निष्कासन किस हार्मोन से होता है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है अपने लिए। दूध निष्कासन की बात कर रहा है, मिल्क इजेक्शन की बात कर रहा है, तो यहां पे कौन सा हार्मोन है वो काम में आने वाला है। तो हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखते हैं। जैसे LH जो हार्मोन होता है, अब ये नर की बात करें तो नर में तो ये लीडिंग कोशिकाओं को सिग्नल देता है जी, लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है, और लीडिंग कोशिकाओं से नर जनन हार्मोन एंड्रोजन का स्रावण करवाता है, एंड्रोजन का स्रावण करवाता है। ये तो बात हो गई इसकी नर में। और मादा में इसकी बात करें तो मादा में जो LH हार्मोन है ये क्या करवाता है, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया करवाता है, ओव्यूलेशन करवाता है 14वें दिन। तो LH तो अपना आंसर हो नहीं सकता, लेकिन आगे जब क्वेश्चन बने कोई दूसरा कि लीडिंग कोशिकाओं पर कौन सा हार्मोन काम करता है, तो हम आंसर करेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, तो हम आंसर करेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH की अपन बात करें तो ये भी नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों में काम करता है। ये जो FSH होता है ये सर्टोली कोशिकाओं पर काम करता है, सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है। और क्या करवाता है, ये शुक्र जनन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करवाता है, शुक्र जनन की प्रक्रिया प्रेरित करवाता है। और मादा में ये क्या करता है, FSH मादा में क्या करवाता है, पुटिकाओं का निर्माण करवाता है, फॉलिकल को मैच्योर करता है, ये पुटिकाओं का निर्माण करवाता है। जबकि क्वेश्चन में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं अपने, है ना, तो FSH भी नहीं हो सकता है। फिर बचा है ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और इसका काम क्या होता है, दूध निष्कासन। एक तो ये काम होता है, दूसरा इसका काम होता है प्रसव पीड़ा उत्पन्न करवाना, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करवाना। ये दो काम इसके होते हैं ऑक्सीटोसिन के। तो क्वेश्चन में तो यही है, दूध का निष्कासन कौन सा हार्मोन करता है, तो दूध का निष्कासन कौन सा हार्मोन करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करेगा। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। बच गया एक और, प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन की अच्छी बात क्या है, अब सेम क्वेश्चन है दुग्ध श्रावण या फिर दुग्ध निर्माण, ये कौन सा हार्मोन करवाता है, तो हम आंसर करेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो 4 हार्मोन है, क्वेश्चन अपना एक था, उसका आंसर अपना ऑक्सीटोसिन मिल गया है। बाकी के जो ऑप्शन थे उसके भी हमने नए क्वेश्चन बना लिए, जो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। प्रसव के बाद बनने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दे रखे आपको। तो प्रसव के बाद में जो पहला दूध बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, कोलेस्ट्रम बोलेंगे, एल्बुमिन बोलेंगे, लैक्टोज बोलेंगे, या तीनों के तीनों बोलेंगे। तो एल्बुमिन तो नहीं बोलेंगे,
एल्बुमिन नहीं बोलेंगे तो उपरोक्त सभी नहीं आएगा, लैक्टोज भी नहीं बोलेंगे। एक ही बचा है कोलेस्ट्रम, जिसको कई बार हिंदी में ये भी लिखा हुआ मिल सकता है प्रथम स्तन्य दुग्ध या फिर खीस। और इस कोलेस्ट्रम की खास बात क्या होती है, इसमें एक एंटीबॉडी मिलती है, प्रतिरक्षी मिलती है, और वो जो एंटीबॉडी होती है उसका नाम होता है IgA एंटीबॉडी। कोलेस्ट्रम में मिलने वाली जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी है वो कौन सी होती है, IgA एंटीबॉडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मानव में कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से वो वाला हार्मोन का जो पेयर है वो अपने को सेलेक्ट करना है जो कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होते हैं। तो कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टोन, या प्रोजेस्टोन एवं रिलैक्सिन, या रिलैक्सिन एवं एस्ट्रोजन, या प्रोजेस्टोन एवं ऑक्सीटोसिन। अब इसको डायरेक्ट ना करके हम ये देखते हैं कि एक तो इसमें 2 जगह पे रिलैक्सिन हार्मोन आया हुआ है, ये रिलैक्सिन। अब जो रिलैक्सिन है ये अंडाशय से स्रावित तो होता है और अंडाशय में कार्पस ल्यूटियम से भी स्रावित होता है, लेकिन इसके लिए अलग क्वेश्चन बनता है कि गर्भावस्था की उत्तरार्ध अवधि में, गर्भावस्था की उत्तरार्ध अवधि में कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन से लेना देना नहीं है रिलैक्सिन का, ये लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे ये क्या होता है, रिलीज होता है, कार्पस ल्यूटियम से ही होता है, ओवरी से ही रिलीज होता है, तो इसका तो नया क्वेश्चन बन गया है। तो जिसमें रिलैक्सिन है वो तो होना नहीं है। फिर एक अपने को दिख रहा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है ये कार्पस ल्यूटियम ओवरी से रिलीज नहीं होता है, ये पीयूष ग्रंथि से रिलीज होने वाला हार्मोन होता है, पश्च पीयूष ग्रंथि, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन होता है। तो ये ऑप्शन भी अपना नहीं हो सकता है। तो 3 ऑप्शन को अपन ने एलिमिनेट कर दिया, जबकि हमें ओरिजिनल वाले का आंसर नहीं पता था, वो ऑटोमेटिक आ गया है। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्ट्रोन, ये 2 हार्मोन ऐसे हैं जो कि ओवेरी से कार्पस ल्यूटियम से रिलीज किए जाते हैं। इसी क्वेश्चन में अगला चेंज कर सकता है, यदि सिंगल हार्मोन की बात करें तो कार्पस ल्यूटियम से जो मेनली रिलीज होने वाला हार्मोन होता है वो प्रोजेस्ट्रोन है, या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन में सबसे ज्यादा अमाउंट में रिलीज कौन सा होता है, तो प्रोजेस्ट्रोन रिलीज होता है, और कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन भी कार्पस ल्यूटियम से रिलीज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का MCQ है और बोर्ड में मिलने वाला भी है अपने को। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि है। हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करते हैं, गर्भ निरोधक की विधियों की बात करते हैं, तो उसमें प्राकृतिक विधियां आती है, रोधिया रोधक विधियां आती है, अंतःगर्भाशय युक्तियां IUD आती है, उसके अलावा कुछ सर्जिकल मेथड भी उसमें देखने को मिलते हैं। तो इनमें से हमसे पूछ रहा है कि प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि इन चारों में से कौन सी है। प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि वो होती है जिसमें प्राकृतिक रूप से शुक्राणुओं को अंडाणुओं से मिलने से रोका जाता है। इसमें किसी प्रकार के कोई इंजेक्शन की, किसी प्रकार की कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ दिमाग लगा करके ही शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोका जा सकता है प्राकृतिक तरीके से। तो इसमें लास्ट ऑप्शन देखो आप, वेसेक्टोमी, नसबंदी। और ये जो नसबंदी होती है ये तो पुरुषों में होती है और पुरुषों का टर्मिनल मेथड होता है ये तो वेसेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी है, ये तो पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है और ये तो एक टर्मिनल मेथड होता है, तो ये तो अपना आंसर हो नहीं सकता है। कोपर्टी है, कोपर्टी कब करते अपन, ये एक IUD का टाइप होता है, ये प्राकृतिक विधि नहीं है, अंतःगर्भाशय युक्तियों का टाइप होता है और कॉपर को रिलीज करने वाली IUD होती है, कॉपर रिलीजिंग IUD है ये कोपर्टी। उसके बाद में बाह्य स्खलन है, विड्रॉल मेथड, ये क्या होता है, ये अपना प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि होती है, प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि। इसमें क्या होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो मेल क्या करता है, पेनिस को वेजाइना में से
इजाकुलेशन होने से पहले ही पेनिस को वेजाइना से बाहर कर लेता है, जिससे क्या होता है, जिससे स्पर्म जो होते हैं वो ओवा से मिल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है। कोंडम की बात करें तो ये कैसा है, ये रोध या रोधक विधि में आता है। रोध या रोधक विधि, ये बैरियर मेथड का एग्जाम्पल दे रखा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि, तो प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि का आंसर क्या आएगा, बाह्य स्खलन आएगा। और प्राकृतिक विधि के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, ये नहीं होता मान लो तो और कौन से होते, एक लैक्टेशनल अमेनोरिया होता है, स्तनपान अनार्तव, स्तनपान अनार्तव, और उसके अलावा और कौन सा होता है, आवधिक संयम, जिसको हम बोल सकते हैं पीरियोडिक एब्सिटेंस। ये 3 मेथड ऐसे होते हैं जो कैसे हैं, प्राकृतिक गर्भ निरोधक के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से है और एसटीडी वाले टॉपिक में से है। इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है, कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। 4 डिजीज दे रखी है, इनमें से हमें सेलेक्ट करना है जो एसटीडी नहीं है वो वाला ऑप्शन। तो जननिक हर्पिस, जेनाइटल हर्पिस, ये तो एसटीडी का एग्जाम्पल होता है। सिफिलिस भी एसटीडी का एग्जाम्पल होता है। गोनोरिया भी एसटीडी का एग्जाम्पल होता है। एक डिजीज ऐसा बचा है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम तपेदिक या क्षय रोग बोलते हैं। ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज होती है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होती है। तो अपना आंसर क्या जाएगा, तपेदिक वाला, जो कि नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए तो सही आंसर अपना क्या जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से बना हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन, हार्मोन मोचक अंतःगर्भाशय युक्तियों का चयन करो। कुछ आईयूडी के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिनमें से हमें सेलेक्ट करने हैं कि कौन से हार्मोन को रिलीज करने वाले हैं। तो इसमें अपन जब बात करते हैं तो लिपेस लूप मल्टीलोड 375, तो लिपेस लूप जो होती है ये तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जाम्पल होता है। ये तो औषधि, अब इसमें देखना कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। औषधि रहित आईयूडी का नाम बताओ, हम क्या बताएंगे, लिपेस लूप। मल्टीलोड 375 है, ये कॉपर का श्रावण करती है, तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल कौन सा हो गया है, मल्टीलोड 375। हमें क्या पूछा है, हार्मोन मोचक। इसका मतलब ए तो ऑप्शन अपना गलत जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है वोल्ट्स और LNG20। LNG20 जो होता है ये तो हार्मोन मोचक है, लेकिन इसके साथ में वोल्ट्स दे रखा है, ये तो आईयूडी का एग्जाम्पल ही नहीं है। पहले बात तो ये तो रोध या रोधक विधियों के एग्जाम्पल होते हैं, तो ये आंसर भी अपना नहीं हो सकता है। फिर मल्टीलोड 375 और प्रोजेस्टासेट। अब प्रोजेस्टासेट जो होता है ये तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल है, लेकिन मल्टीलोड 375 जो है ये कॉपर को रिलीज कर रहा है। फिर लास्ट ऑप्शन अपना बचा है प्रोजेस्टासेट और LNG20। ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट मैच कर रहा है अपना किससे, हार्मोन मोचक आईयूडी से। या फिर अलग से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की क्वेश्चन में 1 नंबर का पूछ सकता है, क्योंकि ये चैप्टर है ही 2 नंबर का, जिसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स बनेगा, एक MCQ बनेगा और एक ही नंबर का क्वेश्चन बनेगा। बड़ा क्वेश्चन इसमें से 1 नंबर का ही बनने वाला है। तो बड़े वाले क्वेश्चन भी इसी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों से हम निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि कोई एक हार्मोन मोचक आईयूडी का नाम बताइए, और हम बता देंगे या तो प्रोजेस्टासेट लिख देंगे या LNG20 लिख देंगे, तो वो 1 नंबर का हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन भी अपना क्लियर हो रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो ये है अपना जेनेटिक्स में से और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से लिया गया क्वेश्चन है ये। टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम जीनोटाइप इज, 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप क्या होता है। तो मैं पहले साइड में आपको लिख करके बता रहा हूं कि टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें टोटल जो गुणसूत्र होते हैं वो 45 होते हैं और एक अक्ष क्रोमोसोम की इसमें कमी हो जाती है, एक अक्ष क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से टर्नर सिंड्रोम होता है। तो इसके जीनोटाइप की हम बात करें तो 44 प्लस अक्ष 0 इक्वल 45, ये इसका जीनोटाइप होता है। अब इसमें पीछे 44 तो लगाया नहीं है, एक ही बात बोल रखी है ये अक्ष 0 वाली,
तो टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप क्या रहता है, X0 रहता है। उसके बाद में XYY से कुछ बनता नहीं है, ट्रिपल X से सुपर फीमेल बनती है, और XXY ये ऑप्शन अपने जरूर काम में आ सकता है यदि ऊपर क्वेश्चन ये होता कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जीनोटाइप क्या है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो 44 प्लस XXY इक्वल 47, और ये किस वजह से हुआ है, इसमें एक अतिरिक्त X गुणसूत्र आ गया है, एक अतिरिक्त X गुणसूत्र आ गया है, जिसकी वजह से टोटल गुणसूत्र कितने हो गए हैं, 47 हो गए हैं। तो इस ऑप्शन के लिए जीनोटाइप की बात करें तो यहाँ पे जब ऊपर क्वेश्चन में ये होता, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यदि क्वेश्चन में ये होता तो हम आंसर ये सिलेक्ट करते, लेकिन क्वेश्चन में है टर्नर सिंड्रोम तो हम आंसर इसको सेलेक्ट करेंगे X0 से। जो RBC बोर्ड एग्जाम है वो बार बार में यहाँ से क्वेश्चनों को टारगेट में ले रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है अपना, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है, ट्राइसोमी 18, मोनोसोमी X, ट्राइसोमी 21 या टेट्रासोमी 20। कौन से क्रोमोसोम में जब दिक्कत आती है जब डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम एक अलिंग गुणसूत्रीय विकार होता है। ये लिंग गुणसूत्रों की कमी या अधिकता से नहीं होता है, ये अलिंग गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है जिसकी वजह से होता है। इस विकार को हम मंगोलियन विकार के नाम से भी जानते हैं, और लैंगडम डाउन नाम के साइंटिस्ट ने इस डिसऑर्डर को सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए इस डिसऑर्डर का नाम डाउन सिंड्रोम पड़ा है। और ये 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी आने की वजह से ये डिसऑर्डर होता है, जिसमें टोटल गुणसूत्र लास्ट में 47 जाते हैं, लेकिन 47 गए किस वजह से हैं, ये एलिंग गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आया है। तो ट्राइसोमी 18, तो ये 18वें गुणसूत्र में अधिकता हुई है, तो ये तो एडवर्ड सिंड्रोम होता है। ये डाउन सिंड्रोम की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है किसके लिए, एडवर्ड सिंड्रोम के लिए। मोनोसोमी एक्स, मोनोसोमी एक्स का मतलब एक एक्स गुणसूत्र गायब हुआ है, तो ये बात हुई है अपने टर्नर सिंड्रोम के लिए, ये टर्नर सिंड्रोम के लिए हुई है, जो पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा है। फिर ट्राइसोमी 21, हाँ ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है, 2n+1, एक जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र और आ जाता है, तो ये किसके लिए है, ये डाउन सिंड्रोम के लिए होता है, ये डाउन सिंड्रोम के लिए अपना आंसर है। टेट्रासोमी 20 ऐसा कोई अपने सिलेबस में दे भी नहीं रखा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। बाकी डाउन सिंड्रोम की बात करें तो उसके लिए अपना करेक्ट आंसर कौन सा जा रहा है, बी वाला जा रहा है, ट्राइसोमी 21, ये डाउन सिंड्रोम के लिए है। ट्राइसोमी 18 की बात करें तो क्वेश्चन में एडवर्ड सिंड्रोम होता। मोनोसोमी एक्स यदि अपना आंसर करते तो क्वेश्चन में क्या होता, टर्नर सिंड्रोम होता। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है जेनेटिक्स का, और जेनेटिक्स में एक टॉपिक चलता है जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो की जब बात करते हैं, तो इसने क्वेश्चन बनाया बड़ा सिंपल सा, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस जिसको हम एकल संकर संकरण बोलते हैं में F2 का फिनोटाइपिक अनुपात या लक्षण प्रारूप क्या होता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर के अपन कोई क्रॉस देखते हैं तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। अब इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप और फिनोटाइप ये क्या होता है, जीनोटाइप होता है 1:1 और फिनोटाइप होता है 3:1। इसने पूछा है किसके बारे में, फिनोटाइप के बारे में, तो फिनोटाइप तो अपना क्या जाएगा 3:1, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब बाकी के ऑप्शन अपन कब करेक्ट करते, जैसे 1:1 अपन तब सेलेक्ट करते जब क्वेश्चन में बात किसकी आती, मोनो हाइब्रिड जीनोटाइप। यदि क्वेश्चन में जीनोटाइप पूछता तो हम आंसर सेलेक्ट करते 1:1 वाले को। 9:3:3:1 यदि ऐसी बात होती तो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस, और डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये क्या है, फिनोटाइप है। यदि ऊपर क्वेश्चन में ये होता डाई हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप क्या होता है, तो हम आंसर करते 9:3:3:1 का। 1:1 कब सेलेक्ट करते, जब ऊपर क्वेश्चन में टेस्ट क्रॉस से रिलेटेड कोई बात होती,
बैक क्रॉस से रिलेटेड कोई बात होती, आउट क्रॉस से रिलेटेड कोई बात होती, यदि क्वेश्चन ये 3 तरीके के ऊपर होते और इसमें भले ही अपने को जीनोटाइप पूछता या फिर फिनोटाइप पूछता, तो उस टाइम पे अपना आंसर क्या होता, 1:1। लेकिन फिलहाल अपने को मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप देखना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जा रहा है वो 3:1 जा रहा है। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ये भी जेनेटिक्स का है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये भी। पिता का रक्त समूह क्या है, O है, और माता का AB है, तो बच्चे का रक्त समूह क्या हो सकता है, केवल O या A या B, या केवल AB या AB या O। अब इसमें क्या है, O तो बिल्कुल हो नहीं सकता है, क्योंकि पिता का रक्त समूह O एक के पास में ही है, माता का AB है, तो बच्चे में O तो नहीं जा सकता है। तो जहां जहां पे O लिखा हुआ मिलेगा वो तो अपना गलत हो जाएगा, A इसमें लिखा, एक इसमें लिखा है। बच्चे हैं 2, A या B, केवल AB। तो यहाँ पे बच्चे का ब्लड ग्रुप जो हो सकता है वो या तो A हो सकता है या फिर B हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी रहती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले का MCQ बना हुआ है, जिसमें 2 MCQ इस बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे भी जाने वाले हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका किस रोग का कारण है, और ये क्वेश्चन ने 2025 में 4 नंबर वाले में भी डाल रखा था, तो इस बार छोटा क्वेश्चन बनाने के चांस भी इसके है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका किस रोग का कारण है, तो हमने 4 ऑप्शन यहाँ पे ले रखे, मलेरिया, फाइलेरिया, टाइफाइड और अमीबाइसिस। हम क्या करेंगे, इसमें से पहले देखेंगे मलेरिया का। तो मलेरिया का क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है, और प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। तो ये प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, तो ये अपना आंसर इसका नहीं हो सकता है। फाइलेरिया की बात करें या फाइलेरियसिस की बात करें, तो इसका जो पैथोजन होता है, रोगजनक होता है, वो होता है वाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई, वाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई। इसको हम एलिफेंटेसिस या हाथी पांव रोग के नाम से भी जानते हैं, और ये क्या होता है, ये कृमि जनित रोग होता है। फिर है टाइफाइड, तो टाइफाइड का क्वेश्चन होता तो इसका रोगजनक हम लिखते साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, और ये क्या होता है, एक जीवाणु होता है। लास्ट ऑप्शन बचा है अमीबाइसिस, या इसको हम हिंदी में ये भी लिख सकते हैं अमीबिक पेचिस, अमीबिक पेचिस। इसका जो रोगजनक होता है वो कौन सा होता है, अपना एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो करेक्ट आंसर अपना क्या जा रहा है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, और वो कौन सी है, अपनी अमीबाइसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो निम्न में से कौन सा स्वप्रतिरक्षी रोग है, ऑटो इम्यूनो डिजीज का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। तो टाइफाइड है, ये ऑटो इम्यूनो डिजीज नहीं होता है। अभी हमने देखा है कि टाइफाइड है वो साल्मोनेला टाइफी से होता है, तो ये स्वप्रतिरक्षी रोग नहीं होता है। न्यूमोनिया है, इसके रोगजनक की हम बात करें तो ये स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और ये क्या होता है, जीवाणु जनित रोग होता है। मलेरिया की बात करें तो अभी हमने मलेरिया के बारे में एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देख लिया है कि इसका रोगजनक कौन सा है, प्लाज्मोडियम है, और प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है। एक बोर्ड ने पुराना क्वेश्चन और बना रखा है मलेरिया में कि कौन सी औषधि, कुनेन जो औषधि होती है वो कौन से रोग के उपचार के लिए दी जाती है। कुनेन औषधि जो कि कहाँ से प्राप्त की जाती है, सिनकोना पादप से प्राप्त की जाती है। ये पुराना पेपर आप सोल्व करोगे तो वहाँ पे मिलेगा कि कुनेन औषधि कौन से रोग के उपचार के लिए दी जाती है, तो मलेरिया रोग के उपचार के लिए दी जाती है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन अपना ऊपर ये नहीं है। अब ये तीनों तो हो नहीं सकते, इसका तो अपने अलग सॉल्यूशन देख लिया है। चौथा ऑप्शन बचा है रूमेटॉयड अर्थराइटिस। अब ये जो रूमेटॉयड अर्थराइटिस रोग है ये कैसा है, ये स्वप्रतिरक्षी रोग है, और एनसीईआरटी ने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देख रखा है, रूमेटॉयड अर्थराइटिस, ये स्वप्रतिरक्षी रोग का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ये इवोल्यूशन वाले चैप्टर का एमसीक्यू है, और क्या बोल रहा है, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत किससे संबंधित होता है। एक साइंटिस्ट है हार्डी वेनबर्ग, जो ये बोलते हैं कि जो अलील फ्रीक्वेंसी होती है
वो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, स्टेबल रहती है, कभी भी उनमें परिवर्तन नहीं आता है। तो ये किन की बात करते हैं, प्रजाति निर्माण की बात करेंगे, उत्परिवर्तन की बात करेंगे, प्राकृतिक चयन की बात करेंगे कि आनुवंशिक संतुलन की बात करें। तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रजाति निर्माण स्पेसिएशन की बात आ रही है तो क्वेश्चन में ऊपर ये होता अर्नेस्ट मेयर। स्पेसिएशन से रिलेटेड साइंटिस्ट कौन है, अर्नेस्ट मेयर साहब। उत्परिवर्तन की जहां कहीं भी बात होती है तो वहां पे एक ही साइंटिस्ट आता है, ह्यूगो डी व्रीज, इन्होंने उत्परिवर्तन की बात की है। प्राकृतिक चयन की बात की है तो ये आता है अपना चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत देने वाले साइंटिस्ट कौन है, चार्ल्स डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत देने वाले साइंटिस्ट कौन है, ह्यूगो डी व्रीज। प्रजाति निर्माण स्पेसिएशन के बारे में बात करने वाले साइंटिस्ट कौन है, अर्नेस्ट मेयर। तो ये तीन तो हो नहीं सकते अपने, इनके तो अलग साइंटिस्ट है। अब हार्डी और वेनबर्ग ये दो अलग अलग साइंटिस्ट है, इन्होंने किसके ऊपर बात की है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम की बात की है। इन्होंने एक इक्वेशन भी दी है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल 1। ये हार्डी वेनबर्ग की इक्वेशन है ना। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा जा रहा है, आनुवंशिक संतुलन के बारे में हार्डी वेनबर्ग साहब ने बात बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी अपना इवोल्यूशन में से ही है। ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल जिनको थैलीदारी बोलते जानवरों का विविधीकरण किसका एग्जाम्पल होता है। ऑप्शन दे रखे अपने अभिसारी विकास, उत्परिवर्तन, अनुकूली विकिरण और को इवोल्यूशन या सह विकास। तो मार्सुपियल जो थैलीदारी जानवर है, ये इनमें जो विविधता होती है किसका एग्जाम्पल होता है, ये होता है अपना एडेप्टिव रेडिएशन का, अनुकूली विकिरण का एग्जाम्पल है। बोर्ड बार बार में एक टारगेट में ले रही है अनुकूली विकिरण का उदाहरण बताइए। तो हम आंसर करके आते हैं डार्विन फिंचे। डार्विन की जो फिंच होती है वो किसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है, एडेप्टिव रेडिएशन का, अनुकूली विकिरण का। अब डार्विन की फिंच किसका एग्जाम्पल है, अनुकूली विकिरण का। ये बार बार में बोर्ड ले रही है। अब एक ही क्वेश्चन और बचा है, ये तो अपने को वैसे भी आना है क्योंकि ये तो बार बार में पूछा जा रहा है। एक ही क्वेश्चन और बचा है कि ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल थैलीदारी जानवरों का विविधीकरण किसका उदाहरण होता है, तो वो भी अनुकूली विकिरण का ही होता है। तो अब डार्विन फिंच के अलावा एक एग्जाम्पल अपने को और याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में से स्पीसीज इंटरेक्शन का ये एमसीक्यू बनाया गया है, इंपॉर्टेंट। इसमें आम के पेड़ पर ऑर्किड, ये एक उदाहरण दे रखा और अपने से इंटरेक्शन का नाम मांग रहा है, अंतरक्रिया का नाम मांग रहा है। आम के पेड़ पर ऑर्किड किसका उदाहरण है, तो क्या ये सहोपकारिता का उदाहरण है, सहोबाजिता का उदाहरण है, परजीविता का उदाहरण है या प्रतिस्पर्धा का उदाहरण है। तो पहले तो अपने इनका ये चेक कर लेते हैं कि सहोपकारिता जो होती है, सहोपकारिता में दोनों स्पीशीज को फायदा होता है। सहभोजिता में एक को फायदा और एक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और परजीविता की अपन बात करें पैरासिटिज्म की, तो इसमें एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। प्रतिस्पर्धा में दोनों का ही नुकसान होता है। अब जो एग्जाम्पल हमें दे रखा है, ये जो एग्जाम्पल है इसमें अपने को देखना है कि कौन सी स्पीशीज को फायदा हो रहा है और कौन सी स्पीशीज को नुकसान हो रहा है। अब आम के पेड़ के ऊपर ऑर्किड है तो इसमें आम का तो कोई फायदा नहीं है और कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऑर्किड क्या होती है, वो ग्रो कर लेती है। तो इसमें एक का फायदा और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसमें कौन सा अपना ऑप्शन बैठेगा, सहभोजिता वाला। तो आम के पेड़ पर ऑर्किड किसका एग्जाम्पल हुआ है, कॉमनसेलिज्म या फिर सहभोजिता का एग्जाम्पल हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपना इकोसिस्टम में से बनाया गया है, इकोलॉजिकल पिरामिड से ये क्वेश्चन लिया गया है। कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड उल्टा हो सकता है, तो पारिस्थितिक पिरामिड अपन तीन प्रकार को देखने को अपने को मिलते हैं, संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड और जैवभार का पिरामिड। और इसमें ऊर्जा का पिरामिड ऐसा होता है जो हमेशा और हमेशा के लिए कैसा होता है, सीधा होता है। तो तीन में से एक तो वैसे चला गया है। अब मैं बाकी की बात करूं, मैं एक बार ये स्टेटमेंट कह दूं कि जितने भी पिरामिड होते हैं, संख्या का हो, जैवभार का हो, ऊर्जा का हो, ये सारे के सारे सीधे ही होते हैं। तो ये बात बड़ी सिंपल हो गई है। लेकिन
दो पिरामिड ऐसे हैं जो उल्टे होते हैं। एक तो ट्री के ऊपर पैरासाइट का, पेड़ के ऊपर परजीवियों की संख्या का पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है। और एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय पारितंत्र, भले वो समुद्र में जैव भार की बात करें, नदियों में जैव भार की बात करें, तालाब में जैव भार की बात करें, झील में जैव भार की बात करें, तो वो पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है। तो इसमें बोल रहा है कि संख्या का पिरामिड, तो संख्या का पिरामिड उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। जैव भार का पिरामिड उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। ए और बी दोनों, मतलब ये सही बात कर रहा है कि संख्या का पिरामिड उल्टा हो सकता है, जैव भार का पिरामिड भी उल्टा हो सकता है। तो यही तो क्वेश्चन था अपना, कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड उल्टा हो सकता है। तो ये दोनों के दोनों पिरामिड अपने उल्टे हो सकते हैं। एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर में से बना हुआ है। पारितंत्र का अजैविक घटक कौन सा है। तो जब भी अपन पारितंत्र की संरचना की बात करते हैं तो पारितंत्र में बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, जैविक और अजैविक घटक देखने को मिलते हैं। तो इसमें तो अपने से बात की है सिर्फ किसकी, अजैविक घटक की बात की है। तो कवक क्या है, कवक तो जैविक घटक है। जीवाणु जैविक घटक है। शाकाहारी ये जैविक घटक है। तो ये तीन तो कैसे है, जैविक घटक है। ये बोल रहा है अजैविक घटक, तो अजैविक घटक कौन सा है, सूर्य का प्रकाश। यदि इसके अलावा ऑप्शन अजैविक घटक का होता तो उसमें अपन को देखने को मिलता तापमान। सूर्य का प्रकाश आ गया, तापमान आ गया, फिर वायु आ जाता, नमी व आर्द्रता आ जाती, ये भी ऑप्शन मिल सकते थे अपने को। उसके अलावा मिट्टी आ सकती थी, उसके अलावा वर्षा जल आ सकता था। ये कैसे फैक्टर होते हैं, ये एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। बाकी के इनके अलावा जो बचे हैं वो कैसे होते हैं, बायोटिक होते हैं। अब 18 MCQ अपन ने कर ली। अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है अपना रिक्त स्थान का, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, जिसमें पहला रिक्त स्थान बोल रहा है वर्षण। वर्षण कोश में इसलिए स्थित होते हैं ताकि उनका तापमान शरीर के तापमान से कितना कम रहे। मान लो कि कितना कम रहे, ऐसा क्वेश्चन होता। तो वर्षण कोश में उपस्थित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 37 डिग्री के ऊपर शुक्राणुओं का निर्माण पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शुक्राणुओं का निर्माण टेस्टिस में ही होना होता है। तो टेस्टिस कहाँ पे लोकेटेड रहती है, ये वर्षण कोश में, स्क्रोटम में प्रेजेंट रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, ताकि स्पर्म का मैच्योरेशन, परिपक्वन, फॉर्मेशन, सारा काम आराम से हो जाए। तो ये अपना पहला रिक्त स्थान था ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले में से। फिर दूसरा रिक्त स्थान ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले में से है, क्योंकि इसमें 2 रिक्त स्थान भी पूछे जाने वाले हैं इस बार। जैसे गर्भाशय की दीवार से भ्रूण का चिपकना कहलाता है, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द यूटेराइन वॉल इज नोन एज। तो गर्भाशय की दीवार से भ्रूण का चिपकना क्या कहलाता है अपना, ये कहलाता है इम्प्लांटेशन, आरोपण। आरोपण, अंतरोपण, रोपण या फिर इम्प्लांटेशन, ये कहला रहा है अपना। दूसरा रिक्त स्थान बोल रहा है गर्भनाल, प्लेसेंटा, मां तथा रिक्त स्थान के उत्कों से बनती है। तो प्लेसेंटा या अपरा क्या होता है, मां और भ्रूणीय उत्कों से, एम्ब्रियोनिक टिश्यू से मिलकर के बनती है। चौथा रिक्त स्थान स्त्रियों में स्थायी गर्भ निरोधक तकनीक होती है। तो स्थायी गर्भ निरोधक जो विधियां होती है, मेल में तो होती है वेसेक्टोमी और फीमेल में होती है ट्यूबेक्टोमी। ये हो गया ट्यूबेक्टोमी। यदि यहाँ पे पुरुषों में स्थायी गर्भ निरोधक विधि होती तो हम क्या करते, वेसेक्टोमी की बात करते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था की रिक्त स्थान सप्ताह तक चिकित्सीय गर्भपात एमटीपी सुरक्षित मानी जाती है। तो गर्भावस्था के कितने दिनों के बाद तक एमटीपी अपन करवा सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकते हैं, तो 12 सप्ताह तक। पहले जो 3 महीने होते हैं उसमें ही अपन क्या करवा सकते हैं, एमटीपी करवा सकते हैं। तो इसमें अपन या तो ये लिख देंगे 12 सप्ताह 12 वीक, या फिर प्रथम त्रिमाई 3 महीने, ये सेफ माने जाते हैं। अगला रिक्त स्थान है आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत रिक्त स्थान और रिक्त स्थान ने दिया है।
आनुवांशिकता का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत होता है वो दो साइंटिस्ट ने दिया है, सटन व बोवेरी। अब इसमें ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड की एग्जाम बार बार में टारगेट में ले रही है, किस हिसाब से ये क्वेश्चन बनाती है। जैसे हमने ये बना दिया आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत सटन और बोवेरी ने दिया है। अब वो अलग चेंज करके भी बनाती और बनाया भी है कि सटन व बोवेरी ने आनुवांशिकता का कौन सा सिद्धांत दिया है, तो आनुवांशिकता का क्रोमोसोम सिद्धांत या फिर गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया है, या फिर आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन करने वाले साइंटिस्ट कौन है, तो प्रायोगिक सत्यापन किसने किया है, टीएच मॉर्गन साहब ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है X0 प्रकार का लिंग निर्धारण रिक्त स्थान में मिलता है। लिंग निर्धारण की अपन बात करते हैं, जैसे XY है, ये किस में मिलता है, ये मनुष्य व ड्रोसोफिला में मिलता है, मनुष्य व ड्रोसोफिला में मिलता है। ZW है, ये किस में मिलता है, ये पक्षियों में देखने को मिलता है। और X0 प्रकार का लिंग निर्धारण है, तो हम यहाँ पे या तो ऐसे लिख सकते हैं कि कीटों में मिलता है, और स्पेशल कीट का नाम लिख सकते हैं अपन कि कॉकरोच में मिलता है और टिड्डे में मिलता है, क्योंकि ये भी इंसेक्ट के एग्जाम्पल होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें रिक्त स्थान की, आनुवांशिक विचलन कौन सी जनसंख्या में देखने को मिलता है। आनुवांशिक विचलन रिक्त स्थान जनसंख्याओं में अधिक महत्वपूर्ण होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात कर रहा है, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल की बात कर रहा है, तो ये स्मॉल पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमार्क ने रिक्त स्थान की वंशागति का सिद्धांत दिया है। तो लेमार्क ने देखो एक तो क्या किया है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, अंगों की उपयोगिता, अंगों की उपयोगिता व अनुपयोगिता, ये एक नंबर में भी जा सकता है और ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चनों में भी जा सकता है। अंगों की उपयोगिता व अनुपयोगिता का सिद्धांत ये किसने दिया है, ये भी लेमार्क ने दिया है। और लेमार्क ने एक सिद्धांत और दिया है इवोल्यूशन वाले चैप्टर ने, लेमार्क ने की वंशागति का, तो यहां पे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया है। यह क्वेश्चन वैसे भी जा सकता है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया है, लेमार्क ने। अंगों की उपयोगिता व अनुपयोगिता का सिद्धांत किसने दिया है, लेमार्क ने दिया है। फिर मनुष्य में अपेंडिक्स परिशेषिका रिक्त स्थान अंग का उदाहरण होता है। तो अपेंडिक्स जो होता है ये किसका एग्जाम्पल है, ये मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले में से क्वेश्चन बना है, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, सॉरी ये क्वेश्चन वहां से नहीं बना है, ये क्वेश्चन बना है इवोल्यूशन वाले में। ये वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल होता है, अवशेषीय अंगों का उदाहरण होता है, क्योंकि मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर में रिक्त स्थान इस बार बनना ही नहीं है। फिर 10 रिक्त स्थान कर लिए। अब एक एक नंबर के छोटे वाले क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग किसे कहते हैं। तो ऐसे रोग होते हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्प्रेड होते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, यौन संचारित रोग या STD बोल सकते हैं। इनको रतिज रोग के नाम से भी जानते हैं, इनको RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन रोग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ZIFT व GIFT का पूरा नाम लिखो। तो ZIFT की अपन बात करें तो ZIFT का पूरा नाम क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से उठाया गया क्वेश्चन है, और हमने तो 2 का ले लिया है, बोर्ड एग्जाम तो 1 का ही फुल फॉर्म पूछती है। अपन आगे सारी फुल फॉर्म एक लेक्चर में देखने वाले हैं, क्योंकि फुल फॉर्म से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाए तो पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है। फिर GIFT का पूरा नाम अपन बात करें तो ये होता है गेमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। फिर अगला क्वेश्चन है अपना, पात्रे निषेचन की उपयोगिता बताइए। पात्रे निषेचन इन विट्रो
फर्टिलाइजेशन। तो एक तो इसकी उपयोगिता हम ये लिख सकते हैं कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करने के लिए, जो बंध्यता जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए अपन पात्री निषेचन का इस्तेमाल करते हैं, आईवीएफ जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से एमनियोसेंटेसिस उल्ब वेदन का एक उपयोग बताओ। तो एमनियोसेंटेसिस क्या होती है? ये जब 15 से 16 सप्ताह तक का भ्रूण होता है तो उसमें भ्रूण में से एमनियोटिक द्रव्य को बाहर निकाला जाता है और एनालिसिस करके हम ये पता लगा सकते हैं कि उस भ्रूण में कोई आनुवंशिक विकार है या नहीं है, जैसे कोई डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कोई गुणसूत्रीय विकार है या नहीं है, ये बात भी पता लगा सकते हैं। उपापचयी विकृतियों का पता भी लगा सकते हैं। और एक इसमें ज़्यादातर गलतियाँ ये करते हैं कि एमनियोसेंटेसिस तकनीक से लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। तो लिंग का निर्धारण तो कर सकते हैं, वो उपयोग नहीं होता है। वो लाइन अपन तब लिखेंगे जब एमनियोसेंटेसिस का दुरुपयोग नाम लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में, तब अपन ये ऐसा लिखेंगे कि एमनियोसेंटेसिस से लिंग का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो दुरुपयोग है। उस उपयोग के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि उसका लोग दुरुपयोग कर रहे थे। तो इस दुरुपयोग वाली बात आएगी तब अपन क्या करेंगे कि इससे लिंग का निर्धारण भी कर सकते हैं, वरना अपन यही लिखेंगे आनुवंशिक रोगों का पता लगाना, गुणसूत्रीय रोगों का पता लगाना, उपापचयी विकृतियों का पता लगाना, ये आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के एक संकर संकरण की F1 पीढ़ी में शुद्ध लंबे, संकर लंबे व बोने पौधों का अनुपात लिखिए। तो F1 पीढ़ी में शुद्ध लंबे, अब शुद्ध लंबे कौन से होते हैं? शुद्ध लंबे तो कैपिटल टी है, संकर लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी है और बोने पौधे स्मॉल टी है। ये अपन बात करेंगे F1 का स्वपरागण करवाने के बाद में बात करेंगे तो ये 1 मिलेगा, ये 2 मिलेगा और ये 1 मिलेगा। तो क्या अनुपात मिलेगा इनका? 1:1 का रेशियो मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन किसे कहते हैं? ये 1 नंबर की डेफिनेशन है जो कि जेनेटिक्स वाले चैप्टर में से मिल सकती है अपने को। और इसकी एक स्पेशल बात अपन देखते हैं, इसका जो अच्छा खासा एग्जाम्पल होता है वो होता है दातर कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जिसमें क्या होता है, GAG जो होता है वो GUG में कन्वर्ट होता है, जो वेलिन होता है, जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो वेलिन में कन्वर्ट हो जाता है। इन दोनों अमाइनो एसिड का चेंज हो जाता है। ये सिकल सेल एनीमिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर के लिए है, जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन में हमसे पूछ सकता है, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में 1 नंबर का शायद इस बार के लिए है या नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। 1 नंबर का होगा तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बनाएगा, सक्रिय प्रतिरक्षा को परिभाषित करो, सहज प्रतिरक्षा को परिभाषित करो। और पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में से उठा रखा है, समष्टि किसे कहते हैं, आयु पिरामिड को परिभाषित करो। फिर सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चन ले रखे हैं, 1.5 नंबर का अपरा द्वारा स्रावित 3 हार्मोन्स के नाम लिखो। अपरा द्वारा स्रावित 3 हार्मोन के नाम लिखो। तो अपरा से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे आप लिख सकते हो HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये 4 हार्मोन ऐसे जो अपरा से स्रावित होते हैं। अपने को 3 नाम देने हैं और 1.5 नंबर का ये क्वेश्चन मिलेगा। अब जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ये अपने को कितने नंबर के मिलने वाले हैं, ये 1.5 नंबर के मिलने वाले हैं। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से 1.5 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला ही है इस बार। फिर उसी में से ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से मादा जनन तंत्र के 3 भागों के नाम व कार्य लिखिए। तो आप कोई भी 3 नाम लिख सकते हो, आप गर्भाशय लिख सकते हो, आप फेलोपियन ट्यूब लिख सकते हो, आप अंडाशय लिख सकते हो, आप अंडवाहिनी लिख सकते हो। कोई भी 3 नाम लिख करके उनके एक एक काम बताने हैं अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शुक्र जनन किसे कहते हैं, शुक्र जनन की क्रिया का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो किसे कहते हैं और आरेखीय निरूपण एक साथ में बोर्ड की एग्जाम नहीं पूछती है। शुक्र जनन वाला अलग से क्वेश्चन जा सकता है रिक्त स्थान में, और 1.5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो शुक्र जनन की क्रिया का आरेखीय निरूपण पूछेगा, जिसमें अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, चार्ट बनाना है। फिर जेनेटिक्स में से 1.5 नंबर के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्योंकि इस बार जेनेटिक्स में 1.5 नंबर का वेटेज है। सहप्रभाविता किसे कहते हैं, मानव में सहप्रभाविता को उदाहरण देकर के समझाना है, ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन है। अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण द्वारा समझाइए। अब सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता, ये प्रभाविता के नियम के अपवाद भी होते हैं। ये 2 क्वेश्चन अपने आंसर में भी काम में आ सकते हैं और दोनों 1.5 नंबर में इस हिसाब से बनेंगे। फिर इवोल्यूशन वाले चैप्टर में हार्डी वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम लिखिए। 1.5 नंबर का क्वेश्चन इवोल्यूशन में से बन सकता है। और इवोल्यूशन में से पिछली बार जैसे मेज द पेयर का क्वेश्चन आ गया था,
तो इस बार भी मेज द पेयर का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो इसमें ह्यूमन इवोल्यूशन में एक होमो हेबिलस है, होमो इरेक्टस है, होमो निएंडरथल है। ये 3 मनुष्य हैं, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी पूछी जा सकती है। जैसे कि होमो निएंडरथल, इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है वो होती है 1400 सीसी। होमो इरेक्टस की बात करें तो इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है वो होती है 900 सीसी। और होमो हेबिलस की बात करें तो इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है 650 से 800 सीसी। इस हिसाब से मेज द पेयर में भी इवोल्यूशन का 1.5 नंबर का क्वेश्चन अपना जा सकता है। फिर इवोल्यूशन का अगला क्वेश्चन है अनुकूली विकिरण को उदाहरण द्वारा समझाइए, जिसको आरबीएससी बोर्ड बार बार में पूछ रही है। वही डार्विन की फिंच का एग्जाम्पल देकर के अनुकूली विकिरण को समझाना है। इवोल्यूशन का ही अगला क्वेश्चन है तुलनात्मक शरीर विज्ञान शारीरिकी या आकारिकी के आधार पर जैव विकास की पुष्टि कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी बोर्ड पूछती है तो अपन कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसमें क्या लिखना है। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन अपने को मिल जाए तो इसमें वो इनडायरेक्ट तरीके से क्या पूछना चाह रही है, ये समजात व समरूप होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन की बात कर रहा है। ये इनडायरेक्ट तरीके से अपने को वही आंसर करके आने हैं। फिर समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले 4 मूलभूत कारण या प्रक्रम या कारक कौन से होते हैं, तो अपन वही आंसर करते हैं। जन्म दर है, मृत्यु दर है, आप्रवासन है, उत्प्रवासन है। 1.5 नंबर का इस हिसाब से क्वेश्चन। अब सेक्शन सी है, ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं। अब हमने जो चैप्टर ले रखे थे उसमें 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन तो बनते नहीं है, तो हमने क्या किया है, जिन चैप्टर में से 1.5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने अलग अलग तरीके से, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा अपना 1.5 ऊपर वाला 1.5 नीचे वाला, तो टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया है। तो ये अपना पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म वाले में से हमने 4 क्वेश्चन इंपोर्टेंट अलग से कर लिए हैं। जैसे सहभोजिता को उदाहरण देकर समझाइए, 1.5 नंबर में आ सकता है। सहोपकारिता को उदाहरण देकर समझाइए, 1.5 नंबर में पूछा जा सकता है। परजीविता को उदाहरण देकर समझाइए, 1.5 नंबर का। प्रतिस्पर्धा को उदाहरण देकर समझाइए, 1.5 नंबर का। फिर पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म में से और क्वेश्चन बना लिए अपन ने, जैसे चरघातांकी वृद्धि दर्शाने वाली जनसंख्या के लिए ग्राफ बनाइए, गणितीय सूत्र लिखिए तथा वक्र का आकार बताइए। तो ये 1.5 नंबर में जा सकता है। संभार तंत्र वृद्धि दर्शाने वाली जनसंख्या के लिए ग्राफ बनाइए, गणितीय सूत्र लिखिए तथा इसका ग्राफ का आकार बताइए। उसके अलावा इकोसिस्टम के 1.5 नंबर के क्वेश्चन है जो 4 नंबर वाले में अपने को मिल सकते हैं। ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं, समझाइए। पारितंत्र को परिभाषित कीजिए, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। जेनेटिक्स में से 1.5 नंबर के क्वेश्चन से अपन ने 3 नंबर का क्वेश्चन बनाया है। प्रभाविता के नियम को पुनेट वर्ग की सहायता से समझाइए। परीक्षार्थ संकरण को उदाहरण देकर समझाइए। फिर टर्नर सिंड्रोम को लक्षणों सहित समझाइए और दात्र कोशिका रक्ता रोग का कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये 1.5 नंबर के लिए जेनेटिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने को मिल रहे हैं, इनको अपने को साइड में कर लेना और इनको स्पेशल जेनेटिक्स में 1.5 नंबर वाले क्वेश्चनों के लिए टारगेट लेकर के इनको तैयार करना है। फिर 4 नंबर का क्वेश्चन अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से बन रहा है, और ये जरूरी नहीं कि 4 नंबर का ऐसे टाइप का क्वेश्चन है तो एक ही लैंग्वेज में बना ले, वो पॉइंट में भी बना सकते हैं। जैसे बनाया हुआ क्वेश्चन है पहले का, जैसे निम्न बिंदुओं के आधार पर एड्स रोग का वर्णन कीजिए। तो एड्स रोग में क्या क्या वर्णन करना है, रोगजनक का नाम लिखो, रोग की पुष्टि हेतु परीक्षण लिखो, रोग के प्रमुख लक्षण लिखो, रोकथाम के उपाय लिखो और पश्च विषाणु की प्रतिकृति का चित्र बनाओ। इसके अथवा में भी ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है, निम्न बिंदुओं के आधार पर टाइफाइड रोग का वर्णन करो, रोगजनक का नाम लिखो, रोग की पुष्टि हेतु परीक्षण का नाम लिखो, संक्रमण का तरीका लिखो, रोग के प्रमुख लक्षण लिखो और प्रतिरक्षणों की संरचना का चित्र लिखो। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप तैयार कर सकते हो। आगे तो लेक्चर में करना ही है। खाद्य, ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो रखी है भाई। खाद्य श्रृंखला की परिभाषा लिखिए, यह कितने प्रकार की होती है। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर लिखिए, खाद्य श्रृंखला का आरेखीय चित्र बनाइए। ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है जो इकोसिस्टम में से बनता है। तो 4 नंबर का तो बोर्ड एग्जाम में जिस चैप्टर में से बनते हैं अपना इस प्री बोर्ड में वही क्वेश्चन बने हैं। इसके अथवा में पारितंत्र किसे कहते हैं, पारितंत्र की संरचना को समझाइए तथा एक पारितंत्र के पोषण स्तर का आरेख चित्र बनाइए। ये भी 4 नंबर का है। जैसे 4 नंबर का पूरा क्वेश्चन बने जरूरी नहीं है, जैसे इसको 1+2+1 की फॉर्म में ले लिया है, छोटे छोटे टुकड़े में इसको करके ले लिया है। तो ये 66% सिलेबस में से जो बड़े बड़े चैप्टर है, अच्छा वेटेज देने वाले चैप्टर है, इनके इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को निकालना अपना मकसद था। ये नहीं है कि इनके आंसर अपन लिखेंगे, आंसर तो इनके करने वाले हैं, इनके
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन चैप्टर में से कौन से बनते हैं, कितने नंबर के बनते हैं, वो अपने को निकालना था, वो अपन ने निकाल लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन 100% सिलेबस का, जिसमें आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कौन से चैप्टर में कितने एमसीक्यू आएंगे, कैसे आ सकते हैं, रिक्त स्थान, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, निबंधात्मक कौन से में आएंगे, 3-3 नंबर वाले कौन से में से आएंगे। तो 100% सिलेबस का 56 नंबर का अपन पेपर बनाएंगे, उसमें आपको बिल्कुल से बोर्ड एग्जाम का पैटर्न मिलने वाला है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है मुझे पता है, लेकिन आप इन क्वेश्चनों को देख करके अपनी तैयारी को थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हो, बस मेरा मकसद ये है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन 100% सिलेबस का प्री बोर्ड भी लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको थोड़ी सी और हेल्प मिल जाएगी, है ना। थैंक यू सो मच।